नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। सब्जी खरीदने आप जाएंगे तो पहले मजहब पूछेंगे क्या दुकानदार का। बीजेपी के देवरिया के विधायक सुरेश तिवारी का कहना है कि पहले मजहब पूछ लीजिए, उसके बाद ही सब्जी खरीदिए। विपक्ष कह रहा है देशद्रोह का मामला दर्ज हो इस विधायक के खिलाफ। आप लोगों को मैं सबको बोल रहा हूँ ओपन में, कोई भी मियाँ के यहाँ से सब्जी नहीं लेना। दिल्ली मुकदमा रखिए, आप लोगों को मैं सबको बोल रहा हूँ ओपन में, कोई भी मियाँ के यहाँ से सब्जी नहीं लेना। दिल्ली मुकदमा सुन लिया आपने, ये हमारे जनप्रतिनिधि हैं, माननीय विधायक हैं, संविधान की शपथ ली है इन्होंने, लेकिन इनके भीतर सांप्रदायिकता का इतना जहर भरा है कि इंसानों को वे हिंदू मुसलमान में बांट कर देख रहे हैं। विधायक जी ज्ञान दे रहे हैं कि सब्जी खरीदने से पहले बेचने वाले का मजहब जरूर देख लें। और एक चीज ध्यान में रखिए, आप लोगों को मैं सबको बोल रहा हूँ ओपन में, कोई भी मियाँ के यहाँ से सब्जी नहीं लेना। दिल्ली मुकदमा ये देवरिया के बरहज विधानसभा से बीजेपी विधायक हैं सुरेश तिवारी। काम तो इनका समाज में समरसता बढ़ाने और इलाके का विकास करना है, लेकिन जब विधायक जी ने सांप्रदायिकता के जहर से बुझी ऐसी बातें कही तो उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। विपक्ष ने विधायक के बयान पर कड़ा एतराज जताते हुए उन्हें जेल भेजने की मांग की। ये लोग हैं जो समाज के अंदर में नफरत का जहर घोल रहे हैं, महज सत्ता पाने के लिए, महज राजनीति कर रहे हैं ये समाज के अंदर में। जिस समय समाज पूरे कोरोना वायरस जैसी बीमारी से जूझ रहा हो, जरूरत है हमें एक साथ आके इससे लड़ने की, तो आप समाज को तोड़ने की बात कर रहे हो। सुरेश तिवारी जैसे लोगों पे देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, जो देश तोड़ने की बात करते हैं, नफरत फैलाना चाहते हैं समाज के अंदर में। ऐसे लोगों के ऊपर में FIR होनी चाहिए, इनको जेल भेज देना चाहिए। ऐसे लोग, सुरेश तिवारी जैसे लोग, भारतीय जनता पार्टी के विधायक जब जेल जाएंगे तब जाके समाज के अंदर में सुधार होगा। ऐसे लोगों की तो तस्वीर लगा करके चारों ने स्पर्श करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी की जब वो बात आई थी कि कोरोना जाति मजहब सरहद नहीं देखता, ये क्या उन्हीं की पार्टी के पोस्टर बॉय हैं? सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और कुछ नहीं कर सकते हैं तो चंद दिन जुबान पे ताला लगाएं ताकि समाज में और जहर ना फैले। जिस तरह के स्टेटमेंट भारतीय जनता पार्टी के MLA दे रहे हैं वो न केवल असंवैधानिक है, गैर कानूनी है, अपराधिकृत है कि एक समुदाय विशेष के लोगों से सब्जी ना खरीदें, ये बहुत गलत बात है। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो वायरल हुए थे जिसमें फल विक्रेता कहीं गंदे पानी में सब्जी धोते हुए नजर आ रहे थे तो कहीं फलों को दूषित करते हुए। वीडियो के साथ खबरें वायरल हुई कि ये सभी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। विधायक सुरेश तिवारी भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे ऐसे वीडियोस के आधार पर सांप्रदायिकता भरी बातें करने लगे, भूल गए अपना फर्ज। अब उनके जहरीले बयान पर सियासत ऐसी गरमाई है कि खुद बीजेपी और NDA से जुड़ी पार्टियों ने भी उनके बयान से किनारा कर लिया है। ऐसे समय में जब देश कोरोना महामारी से एक युद्ध लड़ रहा है, कोई सांप्रदायिक विभाजन की बात करे ये ठीक नहीं है। किसी भी व्यक्ति को कोई सामान कहां से खरीदना है ये उसकी मर्जी पर निर्भर करता है। सांप्रदायिक आधार पर अगर कोई बहिष्कार की अपील करता है तो ये समाज में विभाजन के खतरे उत्पन्न करता है और ऐसी किसी भी बात से पूरी तरह से परहेज किया जाना चाहिए। सुरेश तिवारी बीजेपी MLA का वक्तव्य संघ प्रमुख श्री मोहन भागवत जी की उस धारणा के विरुद्ध है जिसमें उन्होंने धर्म के आधार पर भेदभाव करने का मनाही की है। मैं चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी उसके विरुद्ध कार्रवाई करे। विधायक सुरेश तिवारी के बयान पर जब उनकी पार्टी की किरकिरी हुई तो उन्हें होश आया, फिर भी उन्होंने अपनी गलती नहीं मानी, वायरल वीडियो को पुराना बताया और समर्थन में दलीलें भी देने लगे। हमारे पास समस्या आई जनता का कि सर लोग जो सब्जी वब्जी बेच रहे हैं, मियाँ लोग वो थूक लगा दे रहे हैं, थूक दे रहे हैं और वैसा बेचते हैं। तो मैंने कहा कि ये तो दूसरा, उसमें हम कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन एक है कि आप उन लोगों से सब्जी मत लो। सब्जी नहीं खरीदेंगे, अपने हाथ में है तो आप कोरोना से बचेंगे।
यही मैंने कहा और इसको वायरल लोग करके बड़ा बना रहे हैं। जब जनता मेरे से पूछ रही है कि क्या किया जाए तो क्या बोले एक विधायक, क्या बोले? वही अपने हाथ में है कि भाई उनसे सब्जी मत लो। तुम्हें कोई गलत कहा मैंने? कोरोना संक्रमण काल में लॉकडाउन हुआ तो कुछ लोगों के दिमाग पर भी जैसे ताले जड़ गए। दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज से निकले जमातियों के बहाने कुछ लोगों ने समाज में सांप्रदायिकता का जहर भरने की कोशिशों में कोई कोताही नहीं बरती। ये सच है कि जमातियों की वजह से देश में कई राज्यों में कोरोना संक्रमण बढ़ा, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि जमाती अब प्लाज्मा डोनेट करके कोरोना संक्रमितों की जान बचाने के लिए भी आगे आ रहे हैं। देवरिया में राम प्रताप के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। इधर कोरोना के खिलाफ जंग लगातार पूरे देश में लड़ी जा रही है, लेकिन कोटा के छात्रों को लेकर मामला बिगड़ता ही जा रहा है, क्योंकि तमाम राज्यों के जो छात्र कोटा में पढ़ रहे थे वो तो अपने अपने राज्यों को लौट गए, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश बाबू तैयार नहीं है। अब ऐसे में छात्र जमकर विरोध कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण काल के लॉकडाउन में भी हक की आवाज बुलंद करने के लिए छात्रों की भीड़ सड़कों पर उमड़ पड़ी। ये छात्र बिहार सरकार से राजस्थान के कोटा में फंसे बिहार के बच्चों की वापसी की मांग कर रहे हैं। छात्रों ने पटना विश्वविद्यालय के मेन गेट पर प्रदर्शन किया। छात्र यहां धरने पर बैठने की तैयारियों में थे, लेकिन पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों को रोक लिया। पुलिस और छात्रों के बीच झड़प भी हुई। इसके बाद पुलिस ने पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष मनीष कुमार और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। छात्र को मारा जा रहा है बाहर में, बिहार की सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। छात्र मजदूर फंसे हुए कोटा और अन्य राज्यों में, लेकिन यहाँ की सरकार सोई हुई है। दरअसल मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाले हजारों छात्र लॉकडाउन के दौरान कोटा में फंस गए थे। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और असम की सरकारों ने तो कोटा में फंसे छात्रों को घर पहुंचाने के लिए पूरा इंतजाम कर लिया। बसों के जरिए उन्हें उनके घर तक पहुंचा दिया। लेकिन बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने छात्रों को कोटा में ही रहने देने का फैसला किया। कोटा में फंसे बच्चों को लेकर बिहार में सियासत गरमाई हुई है। विपक्ष नीतीश कुमार पर सवाल कर रहा है। कई राज्यों के मुखिया अपने माइग्रेंट वर्कफोर्स को, अपने स्टूडेंट्स को ले आए। क्या मजदूर पैदल चल के बिहार नहीं पहुंचा? सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक में नीतीश कुमार ने इस मामले को उठाया था। नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार से छात्रों की वापसी के लिए नीति बनाने की मांग की। नीतीश ने इस पर सवाल उठाए हैं कि गृह मंत्रालय की तरफ से आवाजाही की इजाजत नहीं है तो फिर कैसे बच्चे बुलाए जा रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान हुए इस प्रदर्शन के आरोप में 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बिहार सरकार के द्वारा कोटा में फंसे छात्रों और बिहार के बाहर रह रहे मजदूरों के बारे में अपनी नीति स्पष्ट करने के बावजूद हुए इस प्रदर्शन से लॉकडाउन का उल्लंघन तो हुआ ही, साथ ही इस पूरे प्रकरण को राजनीतिक रंग देने की भी कोशिश की गई। और ये संग्राम छिड़ा है गुजरात के सूरत में। हीरा कारोबार से जुड़े प्रवासी मजदूरों के पेट की आग लॉकडाउन पर भारी पड़ गई। इन लोगों का कहना था कि लॉकडाउन के दौरान कारोबारियों ने उनसे काम तो करवाया, लेकिन पैसे नहीं दिए। मजदूरों ने हीरा कारोबारियों के दफ्तरों के साथ साथ पुलिस पर भी पत्थर फेंके। बड़ी मुश्किल से पुलिस ने हालात पर काबू पाया। और ये देखिए, कामगारों की ये लाइन बीजेपी सांसद सीआर पाटिल के दफ्तर के बाहर लगी है। ये प्रवासी कामगार अपने घर जाने के लिए सांसद के दफ्तर पर पास बनवाने पहुंचे थे। सांसद के दफ्तर के सामने यूपी, बिहार, राजस्थान और झारखंड के इन मजदूरों की तादाद इतनी थी कि इनकी लाइन 3 किलोमीटर लंबी हो गई। उधर इन मजदूरों के लिए अच्छी खबर भी आनी शुरू हो गई है। प्रशासनिक मंजूरी के बाद 36 मजदूरों को लेकर एक बस सूरत से यूपी के सिद्धार्थनगर के लिए रवाना हुई है। पटना से सुजीत झा, कोटा से संजय वर्मा के साथ संजय सिंह राठौड़, सूरत, आज तक। तो मजदूरों की, छात्रों की वापसी एक बड़ी चुनौती है, लेकिन एक दूसरी चुनौती है कोरोना ग्राफ को नीचे लाने की। क्या इसमें थोड़ा पहले से कम बेहतर नतीजे सामने आ रहे हैं? ये से कहा जा रहा है क्योंकि जब 5 राज्यों के आंकड़े हम देखें, लेकिन उससे पहले भारत के आंकड़े के साथ शुरुआत करते हैं, तो हम आपको दिखा रहे हैं जो नए केस है वो आप देखिए कि जो इजाफा हो रहा था वो नीचे आया है। इधर जो 5 दिन का औसत है, जो बढ़ने की रफ्तार है वो 15.95 थी पहले,
वो अब बढ़ने की रफ्तार पहुंच गई है 6.3 पर। तो क्या अब हम माने कि हिंदुस्तान में हम कोरोना ग्राफ को फ्लैटन करना, जो सबसे बड़ा मकसद था, उसमें हम अब कामयाबी हासिल कर रहे हैं। और अब बात दिल्ली की करते हैं। दिल्ली में हम आपको नए केस भी दिखा रहे हैं कि कितने आए हैं, और इसी के साथ जो रफ्तार थी वो भी आप देखिएगा कि कैसे पहले वो रफ्तार कितनी थी और अब जाकर कहां पर पहुंची है। देखिए ये रफ्तार जो पहले थी वो 16-17 को भी पार करते हुए 17.9, लेकिन अब ये रफ्तार का जो स्पीड है वो 7% है, यानी 7 पर वो पहुंच गया है। ये अपने आप में ऐसे संकेत दे रहा है कि राजस्थान हो, दिल्ली हो, कैसे ये मामले धीरे धीरे अब जरा सा नियंत्रण में आ रहे हैं, उसका हम आपको ग्राफिक्स दिखा रहे हैं। यहाँ पर अब 77 जो नए केस हैं वो अब आप देख रहे हैं, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण है कि ये जो अभी देखिए कैसे ये जो पहले रफ्तार थी 25 की, वो 25%, अब 3.7 अगर राजस्थान में हो जाता है तो ये हम आपको बता रहे हैं 5 दिन का जो औसत आंकड़ा, लास्ट 5 डेज का जो एवरेज है वो हम आपको दिखा रहे हैं। और ये अब महाराष्ट्र की तरफ हम बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में भी इसी तरह से आप देखेंगे अभी जो रेट है 5 दिन का औसत वो पहुंचा है 8.7 पर, लेकिन इससे पहले ये कहां तक था? एक वक्त तो ऐसी रफ्तार थी 34.2% के हिसाब से 5 दिन का औसत केस बढ़ रहे थे। तो यहां पे भी 5 दिन का औसत हम आपको बता रहे हैं, यहां पर भी 5 दिन का औसत बता रहे हैं। अब हम चलते हैं मध्य प्रदेश। देखिए जो सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है उसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, यही राज्य है। और यहां पर जो नए केसेस का है या फिर जो 5 दिन के औसत का रफ्तार है घटने या बढ़ने का, वो कई सकारात्मक संकेत दे रहा है। अभी 5.1 है मध्य प्रदेश में, एक वक्त पर 6.7%, ये 5 दिन का औसत जो आंकड़ा है वो था। तो ये हमने आपको मध्य प्रदेश का भी दिखा दिया। अब हम चलते हैं, जो तमाम राज्य हमने दिखा दिए हैं आपको, एक बार फिर से जो ऑल इंडिया मैप है वो दिखा दीजिए, क्योंकि उसी के जरिए हम समझ पाएंगे कि कैसे पूरे भारत में जब आप ये औसत देखते हैं तो मामला ऐसा बनता दिख रहा है कि जो 15.95 था एवरेज एक वक्त पर 5 दिन का, वो अब औसत गिर गया है 6.3 पर। एक रफ्तार में थोड़ी जो आप कह सकते हैं नियंत्रण है वो शायद आने वाले वक्त में सकारात्मक और अच्छे संकेत हैं। लेकिन इसी बीच दिल्ली में मामला जो लगातार बढ़ रहा है, हॉटस्पॉट्स में जबरदस्त इजाफा हुआ है। तो अब हम आपको बता दें कि चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे अब हरियाणा हो, इनका कहना है कि दिल्ली से बहुत केस आ रहे हैं, बॉर्डर सील करेंगे। नोएडा और गाजियाबाद के बाद अब हरियाणा से भी दिल्ली दूर हो गई। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरियाणा ने भी दिल्ली से लगी अपनी सीमाएं सील कर ली हैं। दिल्ली आना मना, दिल्ली जाना मना। दिल्ली से किसी दूसरे राज्य में कोरोना संक्रमण न फैले, इसके लिए हरियाणा सरकार ने अपने राज्य के बॉर्डर को सील कर दिया है। आपको दिखाना चाहेंगे कि गुरुग्राम बॉर्डर पर किस तरीके से यहां पर छानबीन चल रही है। उन्हीं गाड़ियों को आने जाने दिया जा रहा है जिनके पास इस वक्त वैलिड पास मौजूद है। हरियाणा सरकार का मानना है कि राज्य में कोरोना संक्रमण दिल्ली आने जाने वालों की वजह से बढ़ रहा है। जो दिल्ली में नौकरी करते हैं और रहते हरियाणा में है, वो रोजाना पास बनाकर वहां से आ रहे हैं और वो कोरोना कैरियर बने हुए हैं। हमारे सोनीपत में लगभग 9 केस ऐसे आए हैं जिनको दिल्ली से संक्रमण हुआ। दिल्ली से हरियाणा और हरियाणा से दिल्ली में एंट्री अब सिर्फ उन्हीं की होगी जिन्हें दिल्ली या हरियाणा सरकार ने पास जारी कर रखा है। इस सीलबंदी का सबसे ज्यादा असर सब्जी से लदे ट्रकों की आवाजाही पर पड़ रहा है, क्योंकि दिल्ली में ज्यादातर सब्जियां हरियाणा के रास्ते ही आती हैं। अब सप्लाई कम होने की वजह से दिल्ली में सब्जियों के दाम आसमान छू सकते हैं। जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली, आज तक। स्पेशल रिपोर्ट के लिए न्यूज रूम से फिर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और स्पेशल रिपोर्ट के इस हिस्से की शुरुआत एक बार फिर कोरोना अपडेट के साथ हम आपको बता दें धारावी कैसे सबसे बड़ी मुसीबत का सबब इस वक्त मुंबई के लिए बन रहा है। पिछले 24 घंटे में सिर्फ 42 केस आए हैं सामने। धारावी में एक दिन में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले,
पिछले 24 घंटे में कोरोना से 4 लोगों की मौत हो गई है। मुंबई के धारावी में कोरोना के अब तक 330 केस और धारावी में अब तक कोरोना से कुल 18 लोगों की मौत हुई है। गुजरात में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 226 नए मामले आ गए हैं। अहमदाबाद में कोरोना के 164 नए केस आए हैं। पहले महाराष्ट्र के पालघर में संतों की हत्या के बाद जबरदस्त बवाल हुआ था और अब उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 2 साधुओं की हत्या के बाद जबरदस्त रोष देखा गया। इधर उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने योगी आदित्यनाथ से बात की है। क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। देश भर में लॉकडाउन चल रहा है। चारों तरफ खामोशी और सन्नाटा है। कोई दिल्ली से यूपी नहीं आ सकता, कोई दिल्ली से हरियाणा नहीं जा सकता। राज्यों की सरहदें सील हैं। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर तो पुलिस फोर्स का जमावड़ा है। एक एक वाहन की सख्ती के साथ चेकिंग हो रही है। जी हां, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की पुलिस और प्रशासन को सख्त हिदायत है कि कोरोना वायरस की घुसपैठ किसी भी कीमत पर नहीं होनी चाहिए। लेकिन यूपी का सारा अमला ये भूल गया कि कोरोना वायरस ही नहीं, समाज में अपराध का वायरस बेहद खतरनाक है और बुलंदशहर में वो हो गया जो नहीं होना चाहिए था। बुलंदशहर में 2 साधुओं की निर्मम हत्या। मंदिर के अंदर 2 साधुओं के शव खून से लथपथ मिले। बुलंदशहर में 2 साधुओं की हत्या से हिला उत्तर प्रदेश। आखिर 2 साधुओं की हत्या किसने और क्यों की? 2 साधुओं का इतनी बेरहमी से कत्ल क्यों किया गया? जिस प्रकार से संतों की हत्या हो रही है वह शर्मनाक है। वो केवल संत समाज के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए है, क्योंकि संत होते हैं वह भावना रखते हैं, देश हित में, देश कल्याण की भावना रखते हैं और सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय की बात करते हैं। अभी लॉकडाउन के बीच महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधुओं और एक ड्राइवर की हत्या पर हंगामा मचा हुआ है। पालघर में साधुओं की हत्या पर दुनिया भर की राजनीति चल रही है। सीएम उद्धव ठाकरे से सवाल हो रहे हैं। इस बीच बुलंदशहर में साधुओं के एक और हत्याकांड ने सियासत में उबाल ला दिया है। आज हम आपको दिखाएंगे कि बुलंदशहर में साधुओं की हत्या किसने और क्यों की। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि जैसे ही 2 साधुओं की हत्या की खबर देश भर में फैली, फौरन महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को फोन घुमा दिया। उद्धव ठाकरे ने योगी आदित्यनाथ से कहा, जिस तरह से बुलंदशहर में साधुओं की हत्या की गई, मैं उस पर चिंता व्यक्त करता हूं। ऐसी अमानवीय घटना घटती है तब राजनीति न करके हमें एक साथ काम करते हुए अपराधियों को दंडित करवाना चाहिए। माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे ने योगी आदित्यनाथ से फोन पर बात कर अपना हिसाब चुकता कर लिया है, क्योंकि 17 अप्रैल को पालघर में 200 लोगों की भीड़ ने 2 साधुओं और एक ड्राइवर को पीट कर मार डाला था। साधुओं की लिंचिंग के मुद्दे पर बीजेपी ने महाराष्ट्र सरकार को जमकर घेरा था। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी उद्धव ठाकरे को फोन किया था और उनसे दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी। हमारे 2 संतों को, 2 साधुओं को तलवार से काट डाला, निर्मम नृशंस हत्या कर दी गई है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं योगी जी, आखिर राम राज्य है कि रावण राज्य है? यूपी के बवाल के बाद राजधानी चलिए और देखिए कैसे आम आदमी पार्टी के विधायक लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जी हां, लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाकर एसएचओ से उलझ रहे हैं और खुलेआम उल्लंघन अपने समर्थकों के साथ। हमें अपना काम करना दीजिए। ये लॉकडाउन आप प्लान नहीं होने दे रहे।
आप नहीं होने दे रहे, इतना भीड़ लगा रखे हैं। आप कहाँ होने दे रहे हैं? आप देखिए इतने आदमी को लेकर घूम रहे हैं। ये हैं आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली सरकार में मंत्री इमरान हुसैन। इस वक्त इनका वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें इमरान हुसैन और एसएचओ के बीच सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर तगड़ी बहस हो रही है। पब्लिक को खड़ा होने के वो नहीं है कि 6 बज गया और आप यहाँ मेला लगाएंगे। हमारा काम है वो हमें करने दो, जो आपका काम है आप करिए। आज तक आपके काम में किसी ने दखल अंदाजी नहीं किया, लेकिन आप दखल अंदाजी कर रहे हैं। नहीं, दखल अंदाजी आप कर रहे हैं। देखिए आप नेता हैं, मंत्री हैं, दिल्ली सरकार के, आप अपना काम करिए, हमें अपना काम करने दीजिए। ये लॉकडाउन का आप कंप्लेंट नहीं होने दे रहे, आप नहीं होने दे रहे, इतना भीड़ लगा रखे हैं। आप कहाँ होने दे रहे हैं? आप देखिए इतने आदमियों को लेकर घूम रहे हैं। आप एक बात सुनो, आप कितने आदमी लेकर घूम रहे हैं? मैं कितने सारे आपकी वजह से है ना, हमारे वजह से नहीं, आपकी वजह से। आप लगा रहे हैं, मैंने खड़ा होने दो। बल्ली मारन से विधायक इमरान हुसैन पर आरोप है कि मंत्री जी ने लॉकडाउन का उल्लंघन किया। ये वीडियो दिल्ली के सदर बाजार इलाके का है। आप देख सकते हैं कि मंत्री इमरान हुसैन अपने कार्यकर्ताओं के साथ इलाके में घूमते नजर आ रहे हैं। इमरान हुसैन के साथ गाड़ियों का काफिला भी है। इलाके के एसएचओ अशोक कुमार ने जब इस पर ऐतराज जताया तो मंत्री जी से उनकी तगड़ी बहस हो गई। हमें अपना काम करने दीजिए। ये लॉकडाउन का आप कंप्लेंट नहीं होने दे रहे, आप नहीं होने दे रहे, इतना भीड़ लगा रखे हैं। आप कहाँ होने दे रहे हैं? आप देखिए इतने आदमियों को लेकर घूम रहे हैं। आप एक बात सुनो, आप कितने आदमी लेकर घूम रहे हैं? मैं कितने सारे आपकी वजह से है ना, हमारे वजह से नहीं, आपकी वजह से। आप लगा रहे हैं, मैंने इतना खड़ा होने दो। वीडियो सोमवार शाम करीब 6 बजे का है। एसएचओ ने इमरान हुसैन से कहा, आप लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं, अपने साथ इतनी भीड़ लेकर चल रहे हैं, इस कारण सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा। इमरान हुसैन के इलाके में आते ही और लोगों की भीड़ लग गई और वो अपने अपने घरों से बाहर आ गए, जिसके चलते एसएचओ को गुस्सा आ गया। हम आपको बता दें कि सदर बाजार इलाके में 59 कोरोना पॉजिटिव केस आ चुके हैं, जबकि 13 लोगों की मौत हो चुकी है। जिस वक्त पूरा वाकया हुआ 25 से ज्यादा लोग थे और ऐसे में जब एसएचओ अशोक कुमार ने उनको कहा कि उनके साथ इतने लोग हैं और लॉकडाउन का वो पालन नहीं कर रहे, तो मंत्री जी की बात नागवार गुजरी और बाकायदा इस बीच काफी बहस हुई, नोकझोंक हुई। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन जिस तरह से दिल्ली सरकार के एक मंत्री ने यानी इमरान हुसैन ने एक तरह से कहा लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई, उससे अब कई सवाल खड़े हो गए हैं। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में दिल्ली तीसरे नंबर पर चल रही है। राजधानी में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3000 के पार पहुंच गई है। यूपी और हरियाणा ने दिल्ली से आने वाले लोगों तक पर पाबंदी लगा दी है। बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। दिल्ली में हर दिन हॉटस्पॉट बढ़ रहे हैं। दिल्ली में अब हॉटस्पॉट की संख्या बढ़कर 99 तक पहुंच गई है और ये सब इसलिए हो रहा है ताकि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। दिल्ली पुलिस रात और दिन सड़कों पर बिता रही है ताकि लोग ठीक से लॉकडाउन का पालन करें और कहीं कोई सोशल डिस्टेंसिंग को ना तोड़े। लेकिन जब सरकार के मंत्री ही ऐसा करेंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आम पब्लिक कैसे करेगी? आप कहाँ होने दे रहे हैं? आप देखिए इतने आदमियों को लेकर घूम रहे हैं। आप एक बात सुनो, चिराग गोठी के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। और अब बुलंदशहर और दिल्ली की खबर के बाद सीधे लिए चलते हैं आपको सईद भोपाली के पास उनके क्वारंटाइन बेड पर। साहब का वीडियो पहले भी वायरल हुआ था, नॉनवेज खाना चाह रहे थे, अब पहुंच गए भजिया पर और इसी में बड़े खुश नजर आ रहे हैं। अगला वीडियो वायरल किया है। मध्य प्रदेश कोरोना महामारी की त्रासदी से जूझ रहा है। चप्पे चप्पे पर लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जा रहा है। सड़कों पर पुलिस लोगों को कोरोना से बचाने में जुटी है और अस्पताल में डॉक्टर रात और दिन जान पर खेलकर लोगों का इलाज कर रहे हैं। ऐसे में एक मरीज का वीडियो वायरल हुआ है। ये मरीज हाथ में खाने की थाली लेकर कहता है कि दाल चावल खाने से उसके मसूड़ों में दर्द हो रहा है, मुझे चिकन और मटन चाहिए। खाना खिला रहा हूँ, वो बीमार करोगे हमें। क्या क्या है ये? दाल चावल खाते खाते हमारे मसूड़े दुख गए। सईद भोपाली है मेरा नाम। अब मैं तो डेली मटन खाता हूँ भाई, शेर की औलाद हूँ, मिलिट्री मैन। सईद भोपाली, लाला अस्पताल दिलकुशाबाद। सुन लो, अरे वीडियो बन रही है? हाँ बन रही। हाँ, ये खाना मैं नहीं खाऊंगा, बीमार था जब तक खा लिया, अब मैं स्वस्थ हूँ। मुझे नटबोल चाहिए, चिकन मुर्गा, मछली तंदूरी।
तो खाना खाऊंगा, तो ये ले जाओ तुम खाना, मेरे घर से बुलवाऊंगा, मेरे घर से खाऊंगा, तुम्हें छोड़ दो, मैं जा रही हूँ घर खाना खाना। लेकिन रात गुजरी और सुबह हुई तो इस शख्स के मसूड़ों का सारा दर्द दूर हो गया। चिकन मटन की बात तो दूर, भाई साहब अब भजिया खा रहे हैं, मामा के गुण गा रहे हैं। मामा यानी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह। अब जो है मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि धड़ाधड़ पैसा तो मैं बताएं कि डॉक्टर ये कर रहा है, वो कर रहा है, अल्लाह का शुक्र है कि अब बेहतरीन खाना मिल जाए। ये गरम गरम भजिया खा लिया हम आए, हमें क्या कर लिया। चिरायू हॉस्पिटल में हूँ, सईद भोपाली मेरा नाम है, आपसे दुआ की दरख्वास्त है। मेरे को कोई बीमारी नहीं है, तंदुरुस्त हूँ, सुबह 4 बजे उठता हूँ, अल्लाह का शुक्र है। ये डराना रोज के जमात से हाथ टचिंग कर लो तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कोई जमात से टचिंग वचिंग नहीं। हम जमात से नमाज पढ़ना अल्लाह का एहसान है। और आप भी भाई दुआ करना मेरे लिए, यह डॉक्टर बहुत सपोर्ट कर रहा है, खाना अच्छा मिल रहा है, मामा जी का नाम भांजे ऐश कर रहा है। आखिर एक ही रात में ऐसा क्या हो गया? सईद भोपाली को कौन सा डोज मिल गया जो सब कुछ अच्छा लगने लगा? एक ही रात में सईद भोपाली की अक्ल कैसे ठिकाने आ गई? कल तक चिकन मटन की मांग करने वाला सईद भोपाली का एक रात में ऐसा हृदय परिवर्तन हुआ कि वो न केवल भजिए से खुश है बल्कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का गुणगान भी करता हुआ दिख रहा है। बताया जा रहा है कि एक रोज पहले जब उसने मटन चिकन की मांग वाला वीडियो वायरल किया तो उसके साथ ही उसके जैसे अन्य मरीजों की सेवा में लगे हुए डॉक्टरों ने उनसे जाके बातचीत की। इसके बाद उसे ग्लानि महसूस हुई और इसलिए उसने नया वीडियो जारी करते हुए अस्पताल स्टाफ की जो सर्विस है उसे बेहतर बताया है। कैमरामैन साजिद आलम के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक।